नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, पीटर थियल की 0 to 1। हाँ बिल्कुल। काफी चर्चित किताब है ये। हमारे पास इसके सार के कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि इनके जरिए समझें कि थियल क्या कहना चाहते हैं, खासकर इनोवेशन, स्टार्टअप्स और भविष्य बनाने के बारे में। उनकी सोच काफी अलग है। बिल्कुल हटके है थोड़ी। तो किताब का जो नाम है 0 to 1, वही उसका मतलब मूल विचार है। हाँ थियल का कहना है कि असली तरक्की तब होती है जब हम कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं, 0 से 1 जाते हैं। 0 से 1। हाँ, ये नकल करने से या मौजूदा चीजों में थोड़े बहुत सुधार करने से, जिसे वो 1 to n कहते हैं, बिल्कुल अलग है। मतलब इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं, बल्कि कुछ मौलिक, कुछ फंडामेंटल बनाना। सही। उनका मानना है कि दुनिया को आगे बढ़ाने वाले असली बदलाव नकलची नहीं लाते, वो रचनाकार लाते हैं। और ये मौलिक सोच आएगी कहाँ से? किताब की शुरुआत ही एक बड़े सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल से होती है। हाँ वो सवाल हाँ, है वो ये। पूछते हैं, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? ये सवाल ही अपने आप में काफी गहरा है ना? है। लगता है कि भाई लीक से हटकर सोचो। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई हुक नहीं है किताब के लिए, ये सवाल थील की पूरी फिलॉसफी का, उनके दर्शन का आधार है। अच्छा। हाँ, उनका मानना है कि जो बड़े आइडियाज होते हैं, जो सच में दुनिया बदलते हैं, वो अक्सर वहीं से आते हैं जहां आप समाज की मानी हुई बातों पर सवाल उठाते हैं। जो सम्मान के चल रहे हैं। हाँ, जो स्थापित मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठाना और वो देखना जो दूसरों को नहीं दिख रहा, यही है वो कंट्रेरियन थिंकिंग। तो ये एक तरह से भेड़चाल से अलग हटने की बात हो गई। बिल्कुल। शायद इसीलिए वो 90s के आखिर के .com बबल और उसके क्रैश का जिक्र करते हैं। हाँ करते हैं। उस दौर से क्या सबक मिलता है उनके हिसाब से? देखिए, वो उसे एक तरह की चेतावनी मानते हैं। सबक ये है कि सिर्फ उम्मीद पर या बस हवा चल रही है तो उसमें बह जाना वो काफी नहीं है। अच्छा। .com के टाइम बहुत ज्यादा आशावाद था, मतलब ऑप्टिमिज्म था, लेकिन बिजनेस के जो मूल सिद्धांत होते हैं, असली वैल्यू कैसे बनेगी, उस पर ध्यान कम था। नतीजा क्या हुआ? क्रैश। तो थील का इशारा है कि भाई पिछली गलतियों से सीखो, खासकर जब कोई चीज बहुत चलन में हो, ट्रेंडिंग हो, तो आंख बंद करके मत कूद पड़ो। सवाल पूछो। हाँ, सवाल पूछो कि क्या यहाँ सच में कुछ ठोस है या ये सिर्फ हवाबाजी है। और जब हम ठोस बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ थील एक ऐसी बात कहते हैं जो मुझे तो मतलब काफी चौंकाने वाली लगी। कौन सी? एकाधिकार वाली। हाँ, वो कहते हैं कि सफल कंपनियां अक्सर एकाधिकार वाली, मतलब मोनोपोलिस्टिक होती हैं और वो उसे अच्छा मानते हैं। हाँ, ये बिल्कुल पारंपरिक सोच के खिलाफ जाता है। वही तो। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कंपटीशन अच्छा है, मोनोपोली बुरी है। बिल्कुल। लेकिन थील का तर्क अलग है। वो कहते हैं कि मोनोपोली यानी अपने फील्ड में एक छत्र राज, कंपनियों को रोज की जो गला काट प्रतिस्पर्धा होती है ना, उससे बचाता है। अच्छा। और इस वजह से उनके पास स्पेस होता है, मेंटल स्पेस भी और फाइनेंशियल रिसोर्स भी, कि वो लंबी सोचें, R&D में पैसा लगाएं और सच में कुछ बड़ा, कुछ नया करें। जबकि कंपटीशन में तो कंपटीशन में कंपनियां अक्सर बस एक दूसरे से थोड़ा बेहतर करने, दाम कम करने और मार्केट में टिके रहने की लड़ाई लड़ती रहती हैं। उनका ध्यान बस आज की लड़ाई पर होता है, कल का नया मैदान बनाने पर नहीं। इसीलिए थील का वो मशहूर कोट है, सभी खुश कंपनियां अलग अलग होती हैं, वे कुछ अनोखा करके एकाधिकार पाती हैं। सभी दुखी कंपनियां एक जैसी होती हैं, वे प्रतिस्पर्धा से बच नहीं पाईं। तो इसका मतलब हुआ कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज नहीं है। ये भी बड़ा अजीब है। हाँ, अजीब लगता है ना? क्योंकि हमें तो स्कूल से करियर में हर जगह कंपटीशन के लिए ही ट्रेन किया जाता है। और थील इसी की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि बिजनेस में और यहाँ तक कि शिक्षा में भी कंपटीशन पर जरूरत से ज्यादा जोर है। क्यों? इससे क्या नुकसान है? उनका मानना है कि जब सबका ध्यान सिर्फ दूसरों को हराने पर होता है तो सब एक जैसे गोल के पीछे भागने लगते हैं, मौलिकता कम हो जाती है। सब एक ही रेस में। हाँ, और नतीजा अक्सर औसत दर्जे का या थोड़े बहुत सुधार वाला ही होता है। लोग ये सोचते हैं, मैं अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा बेहतर कैसे बनूं, बजाय ये सोचने के कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो बिल्कुल नया हो, बिल्कुल अलग हो और बहुत कीमती हो। वो 0 to 1 वाली बात। एग्जैक्टली। असली वैल्यू वही है थील के हिसाब से। अच्छा, तो अगर लक्ष्य कंपटीशन से बचकर मोनोपोली बनाना है, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी मार्केट में सबसे पहले घुसना, मतलब फर्स्ट मूवर बनना, सबसे जरूरी है? यहां भी थील थोड़ा उल्टा सोचते हैं। अच्छा। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की जगह
लास्ट मूवर एडवांटेज की बात करते हैं। लास्ट मूवर मतलब आखिरी। हाँ, हम अक्सर सुनते हैं कि जो पहले आता है वो जीतता है। लेकिन सील कहते हैं सिर्फ पहला होना काफी नहीं है, ज्यादा जरूरी है अपने फील्ड का आखिरी महान प्रवर्तक बनना। आखिरी महान प्रवर्तक, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसा बिजनेस मॉडल या ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो इतनी मजबूत हो, इतनी टिकाऊ हो कि आपके बाद जो आए उनके लिए आपको हटाना या आपसे आगे निकलना नामुमकिन सा हो जाए। अच्छा, तो घुसने से ज्यादा टिके रहना जरूरी है। बिल्कुल। लक्ष्य है एक ऐसी मोनोपोली बनाना जिसे आप लंबे समय तक कायम रख सकें। गूगल को देखिए। हाँ, वो पहला सर्च इंजन तो नहीं था, लेकिन उसने सर्च को इतने बेहतर तरीके से किया और अपना बिजनेस इतना मजबूत बनाया कि वो आज तक लीडर है। तो लास्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है एक ऐसा टिकाऊ बिजनेस बनाना जो टिके और जिसे कॉपी करना या उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो। ये दिलचस्प है। अच्छा, एक और बात जो स्टार्टअप की दुनिया में बहुत चलती है, लक फैक्टर, किस्मत। हाँ, लक की बहुत तो होती है। कई लोग मानते हैं कि सही टाइम पर सही जगह होना ही सब कुछ है। थील इस पर क्या सोचते हैं? क्या वो लक को मानते हैं? मानते तो हैं, लेकिन उसे सब कुछ नहीं मानते। उनका एक फेमस कोट है, आप लॉटरी टिकट नहीं है। आप लॉटरी टिकट नहीं है। उनका जोर इस बात पर है कि सफलता सिर्फ चांस की बात नहीं है। हाँ, लक का रोल हो सकता है, पर उसे ही मेन कारण मान लेना ठीक नहीं। वो जानबूझकर प्लानिंग करने पर और एक निश्चित बेहतर भविष्य में यकीन करने पर जोर देते हैं। मतलब भविष्य बनता है, होता नहीं है। बिल्कुल। उनके हिसाब से भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाती है, उसे बनाया जाता है। सफल एंटरप्रेन्योर सिर्फ हालात पर रिएक्ट नहीं करते, वो एक्टिवली भविष्य को शेप करने की कोशिश करते हैं। उनके पास एक विजन होता है और उसे हकीकत बनाने के लिए वो प्लान करते हैं, काम करते हैं। ये भविष्य बनाने वाली बात वेंचर कैपिटल से कैसे जुड़ती है? थील तो खुद पेपाल के को-फाउंडर रहे, फिर सफल वीसी बने। हाँ, बिल्कुल। तो वो वीसी इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या खास बताते हैं? वो वेंचर कैपिटल में पावर लॉ के सिद्धांत की बात करते हैं। पावर लॉ, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक वीसी फंड का ज्यादातर जो मुनाफा होता है ना, वो उसके पोर्टफोलियो के बस कुछ गिनी चुनी असाधारण रूप से सफल कंपनियों से आता है। बस कुछ ही कंपनियों से? हाँ, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट या तो फेल हो जाते हैं या बस ठीक ठाक रिटर्न देते हैं। तो वीसीज को पता होता है कि उन्हें वो कुछ होम रन हिट्स ढूंढने हैं जो बाकी सारे फेलियर की भरपाई कर दे और मोटा मुनाफा दे। बाप रे! तो फिर जो उद्यमी हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए इसका बहुत जरूरी संदेश है। लक्ष्य सिर्फ एक और ओके एवरेज कंपनी बनाना नहीं होना चाहिए। अच्छा। लक्ष्य होना चाहिए उन गिनी चुनी असाधारण सफलताओं में से एक बनना जो पूरे इंडस्ट्री को बदल दे, जो 10x 100x रिटर्न दे। अगर आप वीसी फंडिंग चाहते हैं तो आपको ये दिखाना होगा कि आपकी कंपनी में वो पोटेंशियल है। मतलब बड़ा सोचना होगा। हाँ, महत्वाकांक्षा रखनी होगी। कुछ ऐसा बनाना होगा जो सिर्फ थोड़ा बेहतर न हो, बल्कि मौलिक रूप से अलग और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। मौलिक रूप से अलग। इससे मुझे तहील का वो रहस्य वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, सीक्रेट्स। हाँ, सीक्रेट्स। वो कहते हैं कि महान बिजनेस अक्सर रहस्यों पर बने होते हैं। ये क्या रहस्य हैं? कोई जादुई फॉर्मूला? जादुई तो नहीं, पर हाँ, महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ। ऐसी सच्चाइयाँ दुनिया के बारे में जिन्हें या तो लोग अनदेखा कर रहे हैं, या जिन पर यकीन नहीं करते, या जिन्हें अभी तक समझा ही नहीं गया। जैसे ये प्रकृति का कोई अनसुलझा नियम हो सकता है, कोई नई साइंटिफिक खोज, या फिर ये लोगों के बारे में, समाज की किसी जरूरत के बारे में, या किसी मार्केट के बारे में कोई ऐसी गहरी समझ हो सकती है जिसे दूसरों ने नहीं पहचाना। थील मानते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं खोजने के लिए, और इन रहस्यों को खोजना और फिर उन पर बिजनेस बनाना, यही असली 0 to 1 इनोवेशन है। और इसका फायदा ये कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जिसे कॉपी करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी नींव एक ऐसी सच्चाई पर है जो दूसरों को पता ही नहीं थी। सही बात है। तो एक अनोखा आइडिया या रहस्य मिल गया, अब उसे हकीकत बनाने के लिए क्या जरूरी है? स्टार्टअप की शुरुआत, उसकी नींव के बारे में थील क्या कहते हैं? वो इस पर बहुत जोर देते हैं, बहुत ज्यादा, कि स्टार्टअप की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो एकदम मजबूत होनी चाहिए। शुरुआती फैसले मतलब? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि को फाउंडर कौन होंगे, शुरू में ही ये तय करना बहुत जरूरी है। कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, शुरुआती टीम मेंबर्स और इन्वेस्टर्स के बीच इक्विटी मतलब हिस्सेदारी
कैसे बंटेगी, ये सब चीजें बाद की सफलता या असफलता पर बहुत गहरा असर डालती हैं। मतलब अगर नींव ही कमजोर हुई तो फिर एक टिकाऊ कंपनी बनाना बहुत मुश्किल है। वो शुरू होने से पहले ही फेल हो सकती है। और नींव में सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, लोग भी आते हैं, टीम कल्चर। हाँ, थिल ने पेपाल की शुरुआती टीम की तुलना एक माफिया से की थी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? माफिया। हाँ, सुनने में जरूर थोड़ा ड्रामाई लगता है, पर उनका मतलब नेगेटिव नहीं था। अच्छा। उनका इशारा एक ऐसी टीम की तरफ था जो सिर्फ साथ काम करने वाले लोग नहीं थे। वो एक मिशन को लेकर पैशनेट थे, एक दूसरे के प्रति लॉयल थे और बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे। जैसे एक परिवार। हाँ, उससे भी ज्यादा शायद। उनके वैल्यूज मिलते थे, लक्ष्य एक था। थील का मानना है कि ऐसी एक खास और मजबूत कल्चर बनाना बहुत ज़रूरी है जो ना सिर्फ अच्छे टैलेंट को आपकी तरफ खींचे बल्कि उन्हें लंबे समय तक कंपनी से जोड़े भी रखे। ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक मिशन होना चाहिए। सही। ठीक है, तो आपके पास बढ़िया आइडिया है, जिसे आप रहस्य कह रहे हैं, मजबूत नींव है, शानदार टीम भी है, माफिया जैसी। हाँ, क्या इतना काफी है? अक्सर टेक वाले लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा बना दो, ग्राहक खुद आ जाएंगे। थील इस सोच के खिलाफ है। वो सावधान करते हैं इससे। अच्छा। वो कहते हैं कि सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन यानी बिक्री और उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाना ये उतना ही जरूरी है जितना कि खुद प्रोडक्ट। उतना ही? हाँ, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आविष्कार हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचा ही नहीं सकते तो वो बेकार है। बात तो सही है। अक्सर इंजीनियर्स या प्रोडक्ट बनाने वाले लोग सेल्स और मार्केटिंग को मतलब थोड़ा कम आंकते हैं। हाँ, सोचते हैं ये तो बात की बात है। बिल्कुल, लेकिन थील कहते हैं कि नहीं, ये सफलता के लिए उतना ही जरूरी है जितना इंजीनियरिंग। आपको सोचना ही पड़ेगा कि ग्राहक कौन है, उस तक कैसे पहुंचेंगे, उसे खरीदने के लिए राजी कैसे करेंगे। इसके बिना अच्छा प्रोडक्ट भी फ्लॉप हो सकता है। ये जरूरी बात है। अच्छा, भविष्य की बात हो रही थी, आजकल एआई, ऑटोमेशन, इसकी बहुत चर्चा है। डर भी है कि मशीनें इंसानों की नौकरी खा जाएंगी। हाँ, ये डर तो है। इस पर थील का क्या टेक है? थील टेक्नोलॉजी को इंसानों का पूरक मानते हैं, कंपटीशन नहीं, सप्लीमेंट नॉट सब्स्टिट्यूट। अच्छा, मतलब साथ काम करने वाले। उनका मानना है कि कंप्यूटर और इंसान अलग अलग चीजों में अच्छे हैं। कंप्यूटर बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, पैटर्न ढूंढ सकते हैं। इंसान मुश्किल फैसले ले सकते हैं, क्रिएटिव सोच सकते हैं और अनिश्चितता को हैंडल कर सकते हैं। तो उनका नजरिया है कि सबसे सफल टेक्नोलॉजी वो होगी जो इंसानों की ताकत को और बढ़ाएगी, उन्हें ज्यादा काबिल बनाएगी, ना कि उन्हें रिप्लेस कर देगी। ये कोलैबोरेशन का नजरिया है। ये अच्छी सोच है। किताब में क्लीन टेक मतलब स्वच्छ ऊर्जा वाले स्टार्टअप्स की असफलता का भी जिक्र है। हाँ है। उस फील्ड में तो बड़ी उम्मीदें थी, नोबल कॉज भी था, फिर कई कंपनियां फेल क्यों हुई? देखिए, ये एक तरह की केस स्टडी है। ये दिखाती है कि सिर्फ अच्छा इरादा या किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा होना ही काफी नहीं है। अच्छा। क्लीन टेक में पैसा बहुत लगा क्योंकि प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज बड़ी थी, इरादे नेक थे, लेकिन कई कंपनियां बिजनेस के जो फंडामेंटल्स होते हैं उन पर खरी नहीं उतरी। जैसे? थील 7 सवाल पूछते हैं जो हर बिजनेस को खुद से पूछने चाहिए। 7 सवाल? हाँ, जैसे क्या आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से कम 10 गुना बेहतर है? क्या ये सही टाइम है? क्या आपके पास मार्केट का बड़ा हिस्सा जीतने का पोटेंशियल है? क्या आपकी टीम सही है? क्या आपके पास प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका है? क्या आपका बिजनेस अगले 10-20 साल टिक पाएगा? और क्या आपने वो रहस्य, वो अनोखा अवसर खोजा है जो दूसरों को नहीं दिखा? क्लीन टेक की कई कंपनियां इन सवालों के मजबूत जवाब नहीं दे पाईं और इसीलिए फेल हुई। ये सबक है कि एम्बिशन के साथ सॉलिड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी चाहिए। सही बात। और अंत में फाउंडर्स के बारे में? हाँ, संस्थापकों के बारे में। थील उनके बारे में क्या कहते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स थोड़े अलग से होते हैं, विलक्षण। हाँ, थील फाउंडर के विरोधाभास या फाउंडर्स पैराडॉक्स की बात करते हैं। विरोधाभास? कैसा विरोधाभास? उनका मानना है कि फाउंडर अक्सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी गुणों वाले होते हैं, कभी-कभी जिद्दी, कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, और यही गुण, उनका जुनून, उनका अलग सोचने का तरीका, नियमों को तोड़ने की हिम्मत, यही उन्हें कुछ नया और बड़ा बनाने के लिए ड्राइव करते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन यही गुण कभी-कभी उनके मैनेजमेंट स्टाइल में दिक्कतें भी पैदा करते हैं या उन्हें एरोगेंट बना सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि फाउंडर का रोल बहुत यूनिक होता है और उनमें ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं
वो उनकी ताकत भी हो सकते हैं और कमजोरी भी। दिलचस्प। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को और किताब के सार से जो बातें निकली उनको समेटें तो क्या कहेंगे? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बातें थी, मोनोपोली शायद उतनी बुरी नहीं, इनोवेशन के लिए जरूरी हो सकती है। हाँ, कंपटीशन से बचो, कुछ यूनिक बनाओ। बिल्कुल। लीक से हटकर सोचो, वो रहस्य खोजो जो किसी को नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ लक पर मत बैठो, प्लान करो, फ्यूचर बनाओ। और हाँ, वो टीम वाली बात, एक मजबूत मिशन वाली टीम और कल्चर बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। 0 to 1 सिर्फ एक कैसे स्टार्टअप शुरू करें गाइड नहीं है, ये सोचने का एक नजरिया है, एक फिलॉसफी है। हाँ, एक माइंडसेट है। बिल्कुल, ये इस बारे में है कि हम भविष्य को कैसे देखते हैं। क्या हम बस उसे आते हुए देखते हैं या उसे एक्टिवली बनाते हैं? थील का मैसेज साफ है, तरक्की नकल से नहीं, कुछ नया बनाने के साहस से आती है। और ये सिर्फ टेक स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। ये किताब सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका संदेश बहुत बड़ा है। ये हर उस इंसान के लिए काम की है जो दुनिया को देखता है और सोचता है क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, या यहाँ ऐसा कौन सा मौका है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। ये स्टेटस को, मतलब जो जैसा चल रहा है उसे चैलेंज करने की बात है, अपनी सोच पर सवाल उठाने की बात है, अपने काम में, अपनी जिंदगी में कुछ मौलिक, कुछ 0 to 1 करने की प्रेरणा है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो चलिए उसी सवाल पर वापस चलते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। हाँ, वो सवाल। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? पीटर थिल के इन विचारों को सुनने के बाद सोचने वाली बात है कि क्या हमारे आसपास, हमारे जहन में कोई ऐसा आइडिया, कोई रहस्य, कोई ऐसी संभावना है जिसे शायद ज्यादातर लोग अनदेखा कर रहे हों, या जिस पर बात करें तो लोग शायद सहमत ना हों? ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है।